हाँ जी, क्या हाल चाल? सब कुशल मंगल ठीक ठाक। पहले तो आज 25 तारीख है एंड आप सबको मैरी क्रिसमस एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपके परिवार को भी। एंड ईश्वर करे कि आने वाला नया साल आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके लिए नई नई खुशखबरियां लेके आए। आज मैं किस लिए आया हूं? मैं सीए इंटर का जो अभी रिसेंटली हमारा एक कॉन्सेप्चुअल टेस्ट हुआ था उसे डिस्कस करने के लिए आया हूं। ये कॉन्सेप्चुअल टेस्ट था जहां पर मैंने केवल सेक्शंस याद करवाने की कोशिश की थी, कुछ एमसीक्यूज चेक किए थे केस स्टडी बेस्ड, और साथ में ही बच्चों को ये सिखाया था कि कंक्लूड कैसे करते हैं। तो इस टेस्ट की चेकिंग नहीं होनी थी क्योंकि ये टेस्ट आपने अपने पास ही रखना था। बट जो आज टेस्ट होगा, जो आज आपको मैं टेस्ट फॉरवर्ड करूंगा, वो सब्जेक्टिव टेस्ट है। जैसे पिछला टेस्ट चेक हुआ है वैसे ही अब ये वाला टेस्ट चेक होगा, मगर ये वाला टेस्ट मेरी टीम चेक करेगी। टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, पहले बता दूं। पिछला टेस्ट मैं चेक कर रहा हूं, जो आज होने वाला है वो मेरी टीम चेक करेगी। और ये वाला टेस्ट जो है हमारा एमसीक्यू बेस्ड, ये हम ऑन द स्पॉट अभी चेक कर लेते हैं सी एंटर का। तो ध्यान रखना, अगेन बार बार जैसे मैं कहता हूं कि टेस्ट के बिना लॉ और ऑडिट की कोई वैल्यू नहीं है। लॉ और ऑडिट तभी निकल सकते हैं पेपर में, अच्छे मार्क्स तभी आ सकते हैं जब आप टेस्ट दोगे। ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट अगर आप 40-50 नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो फिर तो कोचिंग में क्यों पैसा लगाया? वो तो यूट्यूब पर कुछ ना कुछ कंटेंट मिल ही जाता। मगर कोचिंग पे पैसा इसलिए लगाया ताकि ये सब्जेक्ट भी समय आने पर बाकी सब्जेक्ट को खींच सके। तो इन दोनों के लिए, ये पूरा होने के लिए शर्त जरूरी है कि आपने टेस्ट दिए हों, आपने प्रेजेंटेशन स्किल को सुधारा हो। आपने अब जैसे जो मैं टेस्ट चेक किया, मैंने मेरे सामने जो सबसे 90% बच्चों में जो एक प्रॉब्लम आई टेस्ट में, वो ये था कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। 40 मिनट के अंदर टेस्ट खत्म नहीं हुआ। तो इन्हीं टेस्ट से हमें यही तो इंप्रूवमेंट करनी है, और किस लिए होते हैं टेस्ट? ठीक है। तो आज का टेस्ट आने वाला है सब्जेक्टिव, जैसे मेरी टीम चेक करेगी। बट मीनवाइल चलिए हम एमसीक्यू टेस्ट की डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा, डिस्कशन शुरू करने से पहले भैया, ये हैप्पी क्रिसमस एक ऑफर है, मैरी क्रिसमस एक ऑफर है, और जिसमें हमने कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज पे प्लस लॉ एंड ऑडिट के कॉम्बो के ऊपर कुछ स्पेशल डिस्काउंट 20% 25% तक के डिस्काउंट दिए हैं। तो आप में से जो भी अभी लेने की सोच रहे हो तो आप ले सकते हो। ध्यान रखना, हमारा केवल एक टारगेट है, अब की बार 70 पार, बस। ठीक है जी, चलिए। और इसी इंटेंसिटी से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ही लेना। टेस्ट देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। चलो जी, आइएगा। हाँ जी, हमारा ये कॉन्सेप्चुअल टेस्ट जो हुआ था, इसमें हमने केस सिनेरियो एक दिया था। हालांकि अब इस केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए इस तरीके के, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट की कहीं ना कहीं मेंटेलिटी इसमें लग नहीं रही। बट फिर भी मैंने पूछा था कि अगर आ जाए 1%, अगर इंस्टीट्यूट लास्ट में कह दे ज्ञान जी हम दे रहे हैं, तैयारी तो करके रखनी चाहिए ना। तो मैंने ये भी दिए प्लस बाकी के स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी दिए। ठीक है, चल पढ़ेगा। कहता है जी, मॉडर्न लिमिटेड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर दैट मैन्युफैक्चर फर्नीचर आइटम्स अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल यूज्ड इन द मॉड्यूलर किचन्स। Modern Limited unlisted company है with a registered office in Mumbai, Maharashtra. It has a corporate office in Delhi and branch office throughout the country. Following are the facts regarding the 18th AGM. Modern Limited is a lead sponsor of the furniture trade event India Furniture Expo and a member of the Association of the Furniture Manufacturer and Traders. Modern Limited, on behalf of the association, booked the Expo Mall in Mumbai for the event. Also decide to convene its 18th AGM at the same hall after the conclusion of the Expo. Okay. But later they found that India Furniture Expo 22, which was scheduled to be held from September, had to be postponed as the Bombay Municipal Corporation continued to occupy the hall as a vaccination center. Therefore, the Modern Limited has to rethink its plan and now convene its 18th AGM on the September 27 at the IMA Auditorium in Delhi. यहाँ पे मैं क्लास लेता था IMA ऑडिटोरियम में फेस टू फेस, याद दिला दी। ऑल द मेंबर्स कंसेंटेड टू द सेम। 6 अनलिस्टेड कंपनी है, सब मेंबर ने कंसेंट भी दे दी। द नोटिस ऑफ द सेट मीटिंग वाज पोस्टेड ऑन 5 सितंबर को, स्पेसिफाइंग द प्लेस, डेट एंड डे इन एडिशन टू द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन केस ऑफ मिस्टर अशोक, who is declared insolvent but undischarged. Notice was sent to the assignee while a willful omission was made in giving notice in case of Miss Anjum. Okay, willful omission. Wow.
At the meeting, Mr. Singh was elected as the chairperson of the meeting by the show of hand, while Mr. Manohar registered his dissent on the appointment of Mr. Singh as the chairperson of the meeting and sought a poll to elect the chairperson. Okay, Mr. Manohar has substantial voting right of the company. अच्छा, substantial right उसके पास है. Being a part of the promoter group, a poll was held to elect the chairperson of the meeting, and Mr. Singh voted twice in his capacity as a member as well as chairperson. While the poll was taking place, Mr. Singh was elected chairperson through the poll as well by overwhelming majority. Okay. Mr. Varnika, who is not a member of the company, attended the meeting as Mr. Ashok's proxy, voted both times when Mr. Singh was elected by the show of hand and when he was elected by the poll. When she initially voted, she raised her hand in favor of electing Mr. Singh as a chairperson, while during the election through a poll she cast a vote against. जबकि नहीं कर सकती थी क्योंकि प्रॉक्सी जो है वोट कास्ट नहीं कर सकता इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन पे. ठीक है. Mr. Manohar raises the question on the vote that is casted by Mr. Singh in his capacity as a chairperson, and he passes the remark on him and his allies, which can be considered defamatory in nature. Chairperson, at his opinion, instructed the company secretary to exclude the remark passed by Mr. Manohar while preparing the minutes, but some members raised a voice against the discretion of Mr. Singh because they find remark didn't carry any matter which can be considered defamatory, while some other member feel remarks are made with the intent to defame the chairman. हाँ जी. अब क्या है कहता regarding the notice of the meeting given by Modern Limited, you are required to pick the correct option in the light of the provisions of the Companies Act 2013 and the rule framed thereunder. पहला, Modern Limited observed the length of the notice as required. Observe the length of the notice as required. हाँ जी, नोटिस कब इशू किया गया था? 5 सितंबर को. मीटिंग कब हुई? 27 सितंबर को. 5 सितंबर को अगर नोटिस पोस्ट किया गया तो 7 तारीख को मिला होगा. डीम टू बी रिसीव्ड 7 सितंबर. अगर 7 सितंबर को मिला होगा तो 21 क्लियर डेज हमने देने थे. 7 सितंबर के बाद 8 सितंबर से शुरू करो. 8, 9, 10. ठीक है. फिर कितने हो गए? 10 के बाद 20 सितंबर तक कितने हुए? 13 दिन. फिर 7 दिन. ये तो शॉर्टर नोटिस हो गया. तो यानी कि नोटिस तो सही नहीं दिया गया. मॉडर्न लिमिटेड ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ द नोटिस एज रिक्वायर्ड. नहीं, गलत है. नोटिस शेल बी गिवन टू द मेंबर irrespective he is solvent, adjudged or declared insolvent or discharged insolvent. Modern Limited committed a default. Notice shall be given to the member irrespective he is solvent, adjudged or declared insolvent or discharged insolvent. भाई साहब, इंसॉल्वेंसी के केस में नोटिस किसको जाता है? ऑफिशियल असाइनी को. ऑफिशियल असाइनी को नोटिस जाता है. ओके. फिर तो ये नोटिस शैल बी गिवन टू द मेंबर irrespective of solvent और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ये भी गलत है. अच्छा. नोटिस शैल बी गिवन टू द असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर. मॉडर्न लिमिटेड करेक्टली डिड सो. बिल्कुल ठीक कह रहा है. ऑफिशियल असाइनी को जाना चाहिए. विलफुल ओमिशन इन गिविंग नोटिस विल इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग. बिल्कुल ठीक. तो 3rd और 4th बिल्कुल ठीक है. तो बी ऑप्शन, ओनली 3rd and 4th आर करेक्ट. ठीक है जी. जिनका भी ये सही है अपना रीजन देख लीजिएगा. सेकंड, regarding the place of the 18th AGM of the Modern Limited, decide whether applicable provision violated or not in the light of the provision of the Company Act and the rule notified thereunder. हाँ जी. क्या मैं कह सकता हूँ अनलिस्टेड कंपनी थी, कंसेंट सभी की मिल चुकी थी, तो एजीएम किसी भी प्लेस पे हेल्ड कर सकते हैं. यस, तो इसलिए डी इज करेक्ट. क्लियर. चले. थर्ड, regarding the vote casted by Varnika, which of the following statement hold truth in the light of the provision of the Company Act and rule framed thereunder. Section 104 कहता है कि unless the article provide otherwise, only the member personally present may elect one of them to be a chairperson for the meeting of the company. यानी कि अगर तो आर्टिकल में लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज केवल मेंबर पर्सनली प्रेजेंट ही अपने में से किसी को इलेक्ट कर सकते हैं. तो यानी कि प्रॉक्सी कभी वोट नहीं डाल सकता इलेक्शन ऑफ चेयर में. नहीं. तो वर्णिका ने जो वोट डाला वो गलत है. बिल्कुल गलत है. तो बी इज करेक्ट. ठीक है. फोर्थ, regarding the inclusion or exclusion of the remark by Mr. Manohar, advise the company secretary which of the following statement hold truth in the light of the provisions. अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि चेयरपर्सन के पास यहाँ एब्सोल्यूट पावर है? यस, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है कि क्या इंक्लूड करना, क्या एक्सक्लूड करना, सेक्शन 118 के अंदर. तो फिर एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है चेयरपर्सन की. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी अगली केस स्टडीज शुरू हो गई. निवेश प्राइवेट लिमिटेड इशूड 9% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वर्थ ₹10 लाख एंड देयर आफ्टर द डायरेक्टर कंटेम्पलेटेड टू गेट देम लिस्टेड.
आफ्टर द ड्यू फॉर्मेलिटी दीज प्राइवेटली प्लेस नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अच्छा, प्राइवेट प्लेस हैं प्लस नॉन कन्वर्टेबल हैं, अगर वो लिस्ट भी हुए तो कहां पर होंगे? इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे। तो इसका मतलब आईजीपी पे अगर आपकी लिस्टिंग होती है इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, तो आप क्या लिस्टेड कंपनी कहलाएंगे? नहीं, आप लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएंगे। तो न्यू एज प्राइवेट लिमिटेड शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए लिस्टेड कंपनी। आई होप कोई दिक्कत नहीं यहां तक, और आगे बढ़ सकते हैं। चले, टुडे इज इट्स May 2023 and Nilanjan Chattopadhyay, 24-year-old Indian youngster who returned back to India in January month of 2023 after completing his education in the bionutrition and willing to form an OPC but not sure about the requirement or precondition regarding the eligibility. He read some article on the previous provision relating to OPC and conclude OPC can be formed by Indian citizen only. बात तो ठीक है मगर partially ठीक है, पूरी तरह से नहीं। He can't form OPC, 24-year-old Indian youngster who returned back to India in January month of 23. अच्छा, he can't form the OPC because in the immediate preceding year he was not resident in India. Choose the correct option. हाँ, अब अगर मैं कहूँ OPC can be formed by Indian citizen only, तो Indian citizen partially correct है। Indian citizen plus resident of India, ये सारा होना चाहिए, प्लस नेचुरल पर्सन। सेकंड कहता है कांट फॉर्म ओपीसी बिकॉज इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वाज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। ये ज्यादा सही है, फर्स्ट वाला फिर भी एक पोर्शन ठीक है बस। तो फिर बोथ द कंक्लूजन आर वैलिड, नहीं, नन ऑफ द कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन इज इनवैलिड, सेकंड कंक्लूजन इज इनवैलिड। बताओ जी क्या होना चाहिए? ही कांट फॉर्म द ओपीसी बिकॉज इन इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर ही वाज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? कहता है आज मई 2023 है, निलंजन 24 साल का था, जनवरी में आया मंथ ऑफ 2023। अच्छा, जनवरी में आया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन इन द बायो न्यूट्रिशन एंड विलिंग टू फॉर्म एन ओपीसी। अब वो ओपीसी बना रहा है। बताइए जी कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे यकीन ही नहीं, विश्वास है कि इसके अंदर आप में से मेजोरिटी का गलत होगा और आप लोग आंसर देख के थोड़े घबरा रहे होंगे कि भाई ये क्या कर दिया। सोच के देखो, क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट वाला पार्शली करेक्ट है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, साथ में रेजिडेंट होना जरूरी है, बट सेकंड वाले पे गौर करो, सेकंड वाले में कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ ही नहीं, महागड़बड़ है। सेकंड वाले ने तो पूरा ही डिस्टर्ब कर रखा है। फर्स्ट वाला पार्शली करेक्ट है, सेकंड वाला तो पूरा ही खत्म है। कैसे? कहता है कांट फॉर्म ओपीसी बिकॉज इन द इमीडिएट प्रीवियस ईयर। इमीडिएट प्रीवियस ईयर मतलब क्या? मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या? ये तो कोई शब्द ही नहीं है, तो ये तो पूरा ही कंक्लूजन खत्म है। ये तो सेकंड वाला तो कोई कंक्लूजन ही नहीं बन रहा। फर्स्ट वाले में फिर भी कह सकते हो ना सिटीजन होना जरूरी है, सेकंड में तो कह भी नहीं सकते। इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर क्या मतलब? प्रीसीडिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, क्या प्रीवियस ईयर? तो ये तो पूरा ही गलत है, तो इसलिए द सेकंड कंक्लूजन इज इनवैलिड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था घुमाने के लिए। सेवंथ, which among the following company is not required to provide its member the facility to exercise right to vote by the electronic mode under the provision of the Company Act? B Limited whose equity shares are listed है ना, सेक्शन 108 लग गया। A Limited whose equity shares are listed on a recognized stock exchange लग गया। C Limited whose preference share, the companies having both equity and preference share are listed on a recognized stock exchange। पहली बात तो preference shares हैं और वो लिस्ट है कहाँ पे? recognized stock exchange पे, तो कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर लिस्ट होने पे आप लिस्टेड नहीं माने जाते, ध्यान रखना, आपके इक्विटी शेयर्स लिस्ट होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये कंपनी जो है क्या मैं कह सकता हूँ नॉट रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि सेक्शन 108 इस पे लगा नहीं और 1000 मेंबर की कंडीशन दी नहीं हुई, तो सेक्शन 108 लग नहीं रहा। फिर डी लिमिटेड whose equity share as well as preference share are listed on equity है ना, listed, बस ये भी listed है, तो सी अच्छा केस था। नेक्स्ट, न्यू लिमिटेड is incorporated on 3rd of January 22 as per the Companies Act what will be the financial year? 3rd जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसका मतलब 31 मार्च 2022 नहीं, 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। यस, और आगे अब आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखो जी, जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे तो मैंने आपसे पूरा आंसर नहीं मांगा था,
अब आपको यहाँ पे अपने आप को मार्क्स खुद देने हैं आज। ये वो टेस्ट है जिसका पर्पस था केवल आपको कंक्लूजन लिखना सिखाना और आपसे सेक्शन याद करवाना, क्योंकि अब जो टेस्ट चेक होने हैं वो तो आ जा रहा है आपके पास। तो फिलहाल अपने आप को मार्क्स देना शुरू कीजिए इसमें। Moonlight Limited held its AGM on 15th of September 22. The meeting was presided over by Mr. Sriram, the chairperson of the company's board of directors. On September 17, 22, Mr. Sriram, the chairperson, without signing the minutes of the meeting, left India to look after his father, who fell sick in the USA, referring to the provision of the Company Act, state the manner in which the minutes of the above meeting are to be signed. हमने सेक्शन कौन सा है 118 से 118 में लिखा अगर चेयरपर्सन साइन ना कर पाए तो फिर अगर किसी कारण से 30 दिन में साइन ना कर पाए जनरल मीटिंग के मिनट्स तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करते हैं इस पर्पज से। यही है। लास्ट लाइन जरूर पढ़ा करो, स्टेट द मैनर इन विच द मिनट्स ऑफ द अबव मीटिंग आर टू बी साइंड, यानी कि आपको बताना है किस तरीके से मिनट साइन होने चाहिए। कंक्लूजन में ये आना चाहिए कि मिनट्स ये साइन करेगा। पहली बात सेक्शन 118 था, जिन्होंने सही लिखा है 1 नंबर दे दो। कंक्लूजन, thus we may conclude that minutes of the meeting referred in the case of Moonlight can be signed in the absence of Mr. Shireen by director authorized by the board of director in this respect। ये लैंग्वेज नहीं भी है, वर्डिंग इससे मिलते जुलते हैं, नंबर दे देना 1। अगर कंक्लूजन की लेंथ इसमें 3 लाइन से आगे गई है या 4 लाइन से आगे गई है, अपना नंबर काट लेना, मैक्सिमम 4 लाइन का कंक्लूजन। दूसरी बात, जिसने ये लिखा है बाय एनी डायरेक्टर, ये वर्ड की वर्ड है, बाय एनी डायरेक्टर ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, केवल वही अपने आप को 1 नंबर देना, अदरवाइज नंबर मत देना। ठीक हो गई बात? चले क्वेश्चन नंबर 2। Krish, a shareholder of the ABC Limited, has made a request to the company for providing a copy of the minute book of the general meeting, section 119। क्लियर है। His name is already entered in the register of member of the company. Whether Mr. Krish is entitled to receive a copy of the minute book? Why not? Explain the provision। हाँ जी, बड़े ध्यान से पढ़ना। Whether Mr. Krish is entitled to receive a copy of minute book, बस आपने अब इस क्वेश्चन का आंसर देना और कुछ नहीं। सेक्शन 119 है, जिनको रूल नंबर 26 याद नहीं कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 119 लिख दिया है, फिर भी अपने आप को पूरा नंबर दे देना। अच्छा, फिर thus we may conclude that Mr. Krish, जो पूछा वही आंसर, is the member of ABC Limited, so shall be entitled to receive a copy of the minute book। इससे मिलती जुलती लैंग्वेज है, मार्क्स दे देना। जो कीवर्ड्स आने चाहिए वो ये, पहला उसे नोटिस, उसे कॉपी रिसीव करने का अधिकार है, एज, सिंस, क्योंकि वो मेंबर है। समझ आ गई बात? तो जिसने ये लिखा है, ये शब्द आ रहे हैं, वो नंबर 1 नंबर पूरा दे देना। मैंने एक बस फॉर्मूला बताया कंक्लूजन लिखने का। कंक्लूजन में वो लिखो जो आखिरी लाइन में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको लिखो आंसर में, एज या सिंस लिख देना कि क्यों ऐसा हो रहा है, और टोटल मिला के 3 या 4 लाइन का कंक्लूजन, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विजेश लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच द ऋषिकेश लिमिटेड इज होल्डिंग 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। One of the shareholder of Rishikesh Limited made a charitable trust and donated his 10% share in the Rishikesh Limited and 50 crore to the trust. He appointed Rajesh as the trustee. All the assets of the trust are to be held in the name of Rajesh Limited. Can a subsidiary company hold share in its holding company in this way? हो सकता है, सेक्शन 19 ठीक है ना। फिर कंक्लूजन पढ़ो। वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ होल्डिंग कंपनी हैज ट्रांसफर हिज शेयर इन द होल्डिंग कंपनी टू अ ट्रस्ट वेयर द शेयर विल बी हेल्ड बाय अ सब्सिडरी कंपनी। ट्रस्टी विल बी होल्डिंग द शेयर। ठीक हो गई इतनी बात? तो क्या मैं कह सकता हूं सेक्शन 19। अगर शब्द मिलते जुलते शब्द हैं, ध्यान रखना, मैक्सिमम 3 लाइन का आंसर है बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, अच्छा हाँ, यहां पर एक चीज और देखनी थी, देखो जी, यहां पे देखोगे तो कंक्लूजन मैंने दिया है लास्ट में। Therefore we can conclude that in the given situation Rajesh Limited can hold share in the Rishikesh Limited। बट उससे पहले इन द गिवन केस आपने लिखा होगा, इन द गिवन केस लिखा नहीं होगा, मतलब लिखते हैं हम वैसे केस स्टडी में। हुआ क्या है, वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द होल्डिंग कंपनी हैज ट्रांसफर हिज शेयर इन द होल्डिंग कंपनी टू अ ट्रस्ट वेयर द शेयर विल बी हेल्ड बाय सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब अगर मैं सीधा कंक्लूड करूंगा और कंक्लूजन में ये लिख दूंगा ना, वी कैन कंक्लूड दैट इन द गिवन सिचुएशन राजेश लिमिटेड कैन होल्ड शेयर्स इन द ऋषिकेश लिमिटेड, या तो मुझे एज और सिंस में ये लाइन लिखनी चाहिए,
और या फिर एक तरीका और बनता है कि वो जो एज और सिंस है, जो एज या फिर सिंस जो आंसर का रीजन है, कंक्लूजन का रीजन है, आप वो कंक्लूजन के ऊपर भी मेंशन कर सकते हो। तो ये एक प्रेजेंटेशन डिफरेंट स्टाइल की दिखाने के लिए मैंने किया था कि ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। फिर कंक्लूजन और छोटा हो जाएगा, तो ये भी परफेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, Happy Limited received a proxy form 54 hours before the time fixed for the start of the meeting. The company refused to accept the proxy form on the ground that the article provided that a proxy form must be filed 60 hours before the start of the meeting. Define the proxy define करना है, and decide under the provision whether the proxy holder can compel the company to admit the proxy in this case. सेक्शन 105 पे आधारित है, एक नंबर 105 का है। फिर उसके बाद whether the proxy holder can compel the company to admit the proxy, yes, since the time limit of 60 hours prescribed in the article is invalid, ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल जो है लॉन्गर पीरियड प्रोवाइड कर रहा है। तो आप वो लैंग्वेज, मतलब कोई भी इससे मिलती जुलती लैंग्वेज अगर आप लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स अपने पूरे दे देना, ठीक है जी। विद अ व्यू टू ट्रांसमिट सम अर्जेंट बिजनेस, रत्ना, रिम्पी एंड रत्नेश, द थ्री डायरेक्टर, हाँ ये टफ लेवल के क्वेश्चन कहे जाते हैं ये। Our director of the Shilpkar Construction Limited are desirous of calling the general meeting of the shareholder by giving shorter notice than 21 clear days. 21 clear days से कम डेज का नोटिस देना चाह रहे हैं। The fourth director Nilesh is of the opinion that such an action will attract the penalty since there is a contravention. The paid up share capital of the company is 30 करोड़। पेड अप कैपिटल भी दे रखी है। देखो जी, अब यहाँ पे ना कैलकुलेशन थोड़ी सी इन्वॉल्व हो गई है। पहली बात तो आपको बता रखा है ईजीएम है, क्योंकि लिखा है अर्जेंट बिजनेस। पेड अप कैपिटल भी दे रखी है, हालांकि नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं दिए हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मगर एक कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो गई है। आप दिखा सकते हो ना, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर होल्डिंग मिनिमम कितना, 95%, मतलब 28.5 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर उनकी कंसेंट आ जाती है तो शॉर्टर नोटिस में मीटिंग हो सकती है। अब क्या कंसेंट आई है या नहीं, ये तो बताया नहीं हुआ यहाँ पर, तो हम लिखेंगे कंक्लूजन, देखो कैसे बनेगा। Thus, if the meeting is called after obtaining the consent from the member holding at least 95% of the paid up share capital, the meeting can be validly held at the shorter notice. तो अगर इतनी कंसेंट आ गई तो मान लेंगे। अब आपने दिखाया है यहाँ पर, देखो आपने एनालिसिस करके दिखाया, कंपनी नीड टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम मेजॉरिटी मेंबर रिप्रेजेंटिंग 28.5 करोड़ ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये कैलकुलेशन का डेटा आपको दिया था, और ध्यान रखना जब भी आपको कैलकुलेशन दिखानी है, एनालिसिस के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर दिखानी है, ठीक है। चलिए, अब आया क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिक्योरिटी इशूड बाय द डिफरेंट कंपनीज रिलेटिंग विद ईच अदर एज फॉलो। क्लेशरेस्ट लिमिटेड लिस्टेड है नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्या ये लिस्टेड है? नहीं है। इंद्रायण लिमिटेड लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट, लिस्टेड नहीं है। सजगता लिमिटेड लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी लिस्टेड नहीं है। तो तीनों कंपनियां लिस्टेड कंपनियां तो नहीं है। रूल नंबर सेक्शन 2 क्लॉज 52 रेड विद रूल नंबर 2A ऑफ द कंपनीज। ध्यान रखना, स्पेसिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशंस रूल्स डिटेल्स रूल्स 2014, ये रूल्स का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है रूल पेपर के लिए। अच्छा, अब कौन किसके पिताजी हैं, कौन किसकी औलाद है, देखते हैं। क्लैश हैज द पावर टू अपॉइंट 2/3 डायरेक्शन इन द इंद्रायण लिमिटेड, 2/3 डायरेक्टर, यानी कि क्लैश बन गई कौन, होल्डिंग, और ये कौन बन गई, आई कौन बन गई, सब्सिडरी। इंद्रायण होल्डिंग 60% शेयर इन द सजगता लिमिटेड, तो सजगता बन गई सब्सिडरी और इंद्रायण बन गई होल्डिंग। अब सजगता अगर इंद्रायण की होल्डिंग सब्सिडरी है, तो इसका मतलब सजगता क्लैश की भी सब्सिडरी हो गई, क्योंकि सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी भी सब्सिडरी हो गई, ठीक है ना। तो सजगता इंद्रायण की भी हो गई और क्लैश की भी हो गई, क्लैश इसकी भी होल्डिंग भी हो गई और सजगता की भी होल्डिंग हो गई। फिर सजगता लिमिटेड listed non-convertible debt security issued on a private placement basis in terms of, ठीक है, the company hold 52% equity share in the Pratibodh Limited as an investment on behalf of another company. fiduciary capacity में शेयर नहीं कंसिडर किए जाते होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी, तो फिर कोई होल्डिंग सब्सिडरी यहाँ पे नहीं हुआ। ओके, तो ये हमारा सारे का सारा टेस्ट था जो हमने डिस्कस किया। ये टेबल मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, आप देख सकते हैं अपने आंसर्स को, और इस टेस्ट पेपर को संभाल के रखना। जिन क्वेश्चंस में भी आपको दिक्कत आई है मार्क कर लेना। अब अगला सब्जेक्टिव टेस्ट आने वाला है आज, और गुड लक एंड गुड विशेस टू यू फॉर योर अपकमिंग टेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।